नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की सबसे प्रमुख और सबसे शानदार व्यवस्था कालीबंगा सभ्यता को लेकर। ये कालीबंगा सभ्यता एक मैसेज था पूरे भारत के लिए, पूरे राजस्थान के लिए। और राजस्थान जो राज्य हमारा अभी है राजस्थान, ये कालीबंगा सभ्यता राजस्थान में होना भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक ऐसी सभ्यता जो हनुमानगढ़ की जो घग्गर नदी हुआ करती थी पहले, या सरस्वती नदी चाहे कह दो, चाहे देशवती नदी आप उसको कह दो, ये जो नदी थी इसके बाएं तट पर सभ्यता हमको मिली थी। हमने काफी सारी क्लासें कालीबंगा सभ्यता को लेकर ली है और काफी बेहतर तरीके से हमने हर एक चीज को समझा है। आज की हमारी क्लास में हम थोड़ा गहराई में समझेंगे और जो अब तक हमने पढ़ा है, क्योंकि हमको कालीबंगा सभ्यता में अब आगे वहाँ की आस्था के बारे में बात करनी है, वहाँ के प्रतिष्ठान के बारे में बात करनी है, वहाँ की कब्रों के बारे में, मतलब कि वहाँ के शवाधान के बारे में हमको बात करनी है कि एक व्यवस्था उनके लिए किस प्रकार की थी। और हमको ये भी देखना है कि वहाँ पे राजा का शासन हुआ करता था या प्रशासन का शासन हुआ करता था। हमको ऐसे कौन से संकेत मिले हैं जिनके माध्यम से हमको ये पता चलता है कि वहाँ पे एक राजा भी हुआ करता था, क्योंकि जो उत्तर वैदिक काल आया बाद में, वैदिक काल बाद में आया, या सिंधु घाटी जो सभ्यता हम पढ़ते हैं वो वैदिक काल के जस्ट पहले वाली सभ्यता मानी जाती है। और ये कालीबंगा सभ्यता तो प्राक हड़प्पा काल से ही मानी जाती है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की काफी सारी सभ्यताएं ऐसी है जो काफी पुरानी है, काफी सारी सभ्यताएं ऐसी है जो काफी नवीन है। ऐसा चलता रहा है इनका क्रम। और सिंधु घाटी सभ्यता में एक क्वेश्चन बार बार आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ एक सभ्यता है या कई सारी सभ्यताओं को मिलाकर बनाई गई एक प्रणाली है पूरी है। तो कई सारी सभ्यता इसमें शामिल होती है, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, काफी सारी सभ्यताएं हैं जिनको सिंधु नदी के किनारे जो सभ्यताएं बसी हुई थी उन सभी को सिंधु घाटी नदी की सभ्यताएं कहा गया है। हमने मैप भी बनाया है इसके आधार पर समझने के लिए, काफी बेहतर समझने के लिए। लेकिन आप ध्यान से आज की हमारी इस क्लास को देखना, काफी हम गहराई में बात करेंगे और कुछ यहाँ पे जलवायु कारण है वो भी बात करेंगे, क्योंकि जैसे ही हम इस सभ्यता को खत्म करेंगे, एंड में जब अंत में जाएंगे, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जो कालीबंगा सभ्यता है उसके भूकंपिक कारण क्या रहे हैं, किस प्रकार जलवायु बदली, किस प्रकार लोगों ने वो स्थान छोड़ दिया, क्यों लोग वहां पे मारे गए और फिर क्यों उन्होंने आगे का रास्ता चुन लिया। तो ये सारी चीजें हैं हमारे पास जिनको हमको अच्छे से समझना है। तो समझना सबसे पहले तो भारत का मैप आपके सामने है, इसको लेकर बात करते हैं। ये जो नदी आपको दिख रही है, ये नदी जो हमने बनाई है, ये नदी है सरस्वती नदी, जो राजस्थान के उत्तर में बहा करती थी। जैसे राजस्थान राज्य हमारा है, आप जब मैप में देखते हो राजस्थान को तो राजस्थान आपको दिखता है। तो जो इस जो मतलब कि ये जो इधर है ना, ये गुजरात है यहाँ पे, ये हिस्सा। फिर यहाँ पे एक हमको अरावली पर्वतमाला मिलती है, ठीक है, जो दिल्ली तक फैली हुई है। तो इस अरावली पर्वतमाला के इस तरफ एक सभ्यता मिली है हमको, कालीबंगा सभ्यता। इस कालीबंगा सभ्यता के अंदर हमको दो तीन मिले, तो तीन टीले हैं, लेकिन हम दो टीलों में ही अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं उसको। तो देखना, एक छोटा टीला यहाँ पे बनाया गया और एक बड़ा टीला यहाँ पे बनाया गया। अब ये दूसरा है, इसको हम पश्चिमी क्षेत्र कहते हैं और इसको कहते हैं पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, सॉरी, इसको कहते हैं हम पश्चिमी क्षेत्र और इसको कहते हैं पूर्वी क्षेत्र। अब दो टीले, और एक टीला जो है ये काफी ऊंचाई पे बनाया गया है। ये वाला जो टीला बनाया गया काफी ऊंचाई पे बनाया गया, और ये जो टीला बनाया गया ये काफी बड़े आकार में बनाया गया। एक बार हम सारी चीजों को रिवाइज कर रहे हैं, तो ध्यान से समझना कालीबंगा सभ्यता क्या थी और क्यों ये महत्वपूर्ण हो जाती है। ये टीला इसलिए इधर बनाया गया ताकि सूर्य की जो किरणें हैं वो अच्छे से पहुंच सके, और सूर्य उदय तो इधर से ही होगा ना, पूर्व से ही होगा, तो अच्छे से पहुंच सके और ये टीला इसके बीच में ना आए। तो सबसे सुव्यवस्थित जो ये संपन्न हुई व्यवस्था, ये देख लो शुरुआत से इन्होंने काफी सोच समझ के काम करना शुरू किया। अब दूसरी चीज देखिए, इसकी हमको दूसरी शानदार विशेषता जो मिली वो ये मिली कि ये टीला और ये टीला, ये दोनों ही टीले सुरक्षा दीवार से घिरे हुए थे। लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये निकल के आई कि ये टीला मिला, ये भी कच्ची ईंटों की दीवार से बना हुआ था, और ये टीला मिला, ये भी कच्ची ईंटों की दीवार से बना था। तो इन लोगों ने, चाहे राजा भी रहा होगा, अगर राजा चाहता तो वो पहले अपना इसको, इस दीवार को परफेक्ट बनवाता। तो यहाँ पे हो सकता है कि वो पट्टी पक्की ईंटों का यूज करवाता और अच्छी दीवार बनवाता। लेकिन यहाँ पे भी जो दीवार मिली कच्ची ईंटों की मिली, यहाँ पे भी दीवार मिली कच्ची ईंटों की मिली। तो मतलब ये जो क्षेत्र था, ये जो सभ्यता थी, इसमें कोई बड़ा नहीं था, कोई छोटा नहीं था। फिर भी रहते हैं, स्त्रीकरण सर एक सभ्यता में रहा है। तो हो सकता है कुछ लोग बलवान थे जो घमंडी हुआ करते थे, वो थे। लेकिन एक ऊंचा टीला पे दीवार जो मिली और निचले टीले पे जो दीवार मिली, ये दोनों ही दीवारें एक ही प्रकार की ईंटों से बनाई गई थी। तो इससे ये तो जाहिर है कि चाहे वहां पे कितना भी बलशाली वर्ग रहा हो, लेकिन उसने
जो निचले शहर के लोग थे उनको और खुद का, दोनों का समान तरीके से सम्मान सम्मान करता था। ठीक है। और दूसरी चीज देखिए, इन लोगों ने यहाँ पे एक दीवार और बनवाई। अब हो सकता है कि जो ऊंचा टीला था, जो पश्चिमी टीला था, उस टीले पे दोहरी दीवार हमको मिलती है, तो हो सकता है कि ये लोग अपना सारा सामान, जो भी इनकी कमाई होती थी, एक टैक्स के रूप में जो हमारी सरकार इकट्ठा करती है, और जब भी कोई आपत्ति हमारे देश पे आती है तो वो खजाना उन लोगों के लिए खोल दिया जाता है। आज नहीं खोला जाता है हमारे लिए, कितनी भी बड़ी आपत्ति आ जाए सरकारें कुछ नहीं करती है, बस फेंक देती है। ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे ये सभ्यता युद्ध से पतन नहीं हुआ है इसका, मतलब सीधी बात यही है कि युद्ध से इसका पतन बिल्कुल भी नहीं हुआ है। इसके लिए हम कह रहे हैं आपसे कि ये दोहरी सुरक्षा दीवार जो थी, ये इन लोगों के द्वारा की गई कमाई का वो हिस्सा रखा जाता था, जो हिस्सा ये बच जाता था बाद में, तो यहाँ पे रखा जाता था। इस कारण ये दोनों ही दीवारें जो बनाई गई थी कच्ची ईंटों की थी। पक्की ईंटों का यूज भी किया जा सकता था, लेकिन इन्होंने पक्की ईंटों का यूज जो किया था वो निचले शहर के अंदर अपने नालियां बनाने के लिए किया, जल निकासी प्रणाली को बनाने के लिए किया, कुएं बनाए गए, उन कुओं को बनाने के लिए किया। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि एक राजा होता है, वो राजा अपने इलाके को मजबूत करता है। आपने किले देखे होंगे काफी सारे, जो अभी मध्यकाल के अंदर राजाओं के द्वारा बनाए गए हैं, वो किले कितने बेहतरीन है, कितनी बेहतरीन व्यवस्थाएं की गई। लेकिन यहाँ पे बेहतरीन व्यवस्थाएं हमको निचले टीले के घरों में मिली है। वहाँ पे उनके लिए हर घर में 4-5 कमरे हमको मिले हैं, आंगन मिला है, सुव्यवस्थित आंगन मिला है, वेदिकाएं मिली है, उनका प्रतिष्ठान मिला है, हर घर में अलग वेदिकाएं मिली है। ये काफी सारी चीजें जो हमको पढ़नी है। लेकिन आप चीज को समझिए कि यहाँ पे इन लोगों की सारी संपत्ति इकट्ठा होना इस बात का प्रमाण है कि ये सभ्यता युद्ध में हारी ही नहीं थी कभी। युद्ध तो हुए होंगे, ये एक सभ्यता कोई 1-2 दिन चलने वाली नहीं थी, या 100-200 साल चलने वाली नहीं थी। ये सभ्यता काफी लंबी चली है, ये हजारों सालों तक ये सभ्यता जिंदा रही है। तो हजारों सालों में युद्ध नहीं हुए होंगे, ये युद्ध तो हुए होंगे, चाहे इसके पास वाली सभ्यता ने हमला कर दिया होगा, लेकिन हमको युद्ध के प्रमाण ही नहीं मिलते हैं। सबसे बेहतरीन बात इस सभ्यता की हमको कालीबंगा की मिली, सबसे कम हथियार मिले हैं यहाँ पे, सबसे कम हथियार। इसका दो ही कारण हो सकते हैं सबसे कम हथियार मिलना इस सभ्यता के अंदर। वो कारण ये हो सकते हैं कि या तो ये सभ्यता काफी बलशाली थी, काफी संपन्न थी अर्थव्यवस्था के तौर पे, ताकि कोई हमला करने से पहले सोचता था कि हम किस पे हमला कर रहे हैं, हमारी खुद की अर्थव्यवस्था पर हमला नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज, ये शांति प्रिय लोग थे, और पूरी सिंधु घाटी सभ्यता शांति प्रिय ही चल रही थी वो। ठीक है। हमको मोहनजोदड़ो देख लो तो भी शांति प्रिय लोग थे, हड़प्पा देख लो तो भी शांति प्रिय लोग थे। ठीक है। तो कालीबंगा भी उसी तरह की शांति प्रिय थी। लेकिन जब यहाँ पे खुदाई की गई तो हथियार ही नहीं मिले, काफी कम हथियार मिले, और जो हथियार मिले वो खेत को खोदने के लिए, हल चलाने के लिए हथियार थे, वही मिले हैं हमको यहाँ पे सभ्यता के लिए। अब आगे देखना आप, इस नदी के बाएं तट पे हमको सभ्यता मिली, दो टीलों के रूप में हमको ये मिली। यह सभ्यता ऊंचा जो शहर था और निचला जो शहर था यहाँ पे मिली। अब इनका जो सामान था वो सामान, आप सोचिए, ये समुद्र है यहाँ पे, अरब सागर जिसको हम कहते हैं, इधर हिंद महासागर हो गया। ठीक है। तो अरब सागर हम इसको कहते हैं, इधर ये पाकिस्तान हो गया, ये सिंधु नदी आ रही है बह के, ये सतलुज नदी से निकलती है ये नदी और यहाँ पे आती है। ठीक है। घग्गर नदी जो है यहाँ पे मिल जाती है हमको, शिवालिक की पहाड़ियों से उद्गम होता है। फिर अब देखना, यहाँ पे समझना है इस चीज को, ये जो हिस्से हमको मिले हैं, अगर इन लोगों ने व्यापार करना चाहा होगा तो ये अपना माल इस बंदरगाह पे लेके आए हैं। ठीक है। लोथल जो बंदरगाह गुजरात के अंदर था, यहाँ पे ये लेके आते थे। अब गुजरात का पूरा सफर तय करना, राजस्थान, उत्तरी राजस्थान में यहाँ तक आना, अब कोई बीच में समुद्र नहीं है इनके लिए। अब बीच में कोई समुद्र नहीं है, तो ये लोग अपना जो सफर तय करेंगे या तो बैलगाड़ियों से तय करेंगे या पैदल तय करेंगे, इनके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। और यहाँ पे जो हमको टायर मिले हैं, मतलब टायर नहीं कह सकते, पहिए जो मिले हैं, वो पहिए अभी जो दो तरह के पहिए होते हैं, देखना यहाँ पे, एक होता है ये, ठीक है, और इसके बीच में ये हो गया। अब समझना है इसको, ये आपको करेक्टली समझ में आ गया होगा। अब समझना, ये पहिया है जो, ये पूरा कवर है, ये अब ये अलग नहीं हो सकता इससे, ये पूरा भरा हुआ है, पूरा ब्लैक भरा हुआ है। ठीक है। अब टाइम बहुत लग जाएगा इसको अगर भरेंगे हम तो, लेकिन एक पहिया जो आपको हमने दिखाया वो है ये, वो एक पहिया है ये वाला। तो इसका सिंधु घाटी, सॉरी, कालीबंगा सभ्यता के अंदर ये पहिए यूज में आ रहे थे।
ये काफ़ी बेहतर है, ये हमको वैदिक काल में मिलते हैं, ये काफ़ी बेहतर पहिए हैं। ये बेहतर क्यों है? क्योंकि इनका वज़न काफ़ी कम हो गया है, काफ़ी हल्के हो गए हैं। लेकिन ये जो पहिए हैं, ये पूरे भरे हुए हैं, हल इनके बीच में एक छेद किया गया है बस, ठीक है? लेकिन इन पहियों के बीच में ताड़ियों की बनाई गई है, देख लो ताड़ियों जैसे दिख रहे हैं, तो ये काफ़ी बेहतरीन है। लेकिन कालीबंगा के अंदर हमको ये पहिए मिलते हैं। तो इनका जीवन काफ़ी मुश्किल भरा रहा है, लेकिन फिर भी इन लोगों की अर्थव्यवस्था काफ़ी बेहतरीन थी। यहाँ से सामान को यहाँ पहुँचाना, फिर यहाँ से इनका व्यापार करना। यहाँ से यहाँ पे सामान पहुँचाया जाता था, पहियों का यूज़ इस प्रकार के पहियों का यूज़ किया जाता था, जो हमने क्लास में काफ़ी अच्छे से हमने देखा था। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ पे ये जो सभ्यता है, ये बारहमासी नदी बहती है, ये सिंधु नदी। लेकिन ये घग्गर जो नदी है, ये बारहमासी नहीं थी, ये मौसमी नदी हुआ करती थी पहले। मौसमी नदी हुआ करती थी, इसके कारण क्या है कि ये सभ्यता को जो पानी मिलने की जो व्यवस्था थी, इनको कुएं बनाकर पानी को व्यवस्थित रखना पड़ता था, तो काफ़ी मुश्किलें थी। लेकिन ये बारहमासी, ऐसी स्थिति में भी ये सभ्यता उस वक्त का एक केंद्र था, व्यापार का केंद्र बना हुआ था कालीबंगा सभ्यता। हम किसी भी घर में गए, खुदाई करने की वहाँ पे, तो हमको काले रंग की चूड़ियाँ मिली है। हम कब्रों को भी जब खोदा, तब भी काले रंग की चूड़ियाँ मिली। हमने हर एक चीज़ कालीबंगा में जहाँ पे हमने खोदी, चाहे कमरे हो गए, चाहे घर हो गया, चाहे आंगन हो गया, चाहे उनकी कब्रें हो गई, हमको हर जगह काले रंग की चूड़ियाँ मिली है। और ये काले रंग की चूड़ियाँ हमको उनकी संस्कृति, उनकी धरोहर के बारे में बताती है। तो ऐसी स्थिति इस सभ्यता के लिए हमको मिलना वहाँ पे काफ़ी बेहतर ये सभ्यता थी। अब आप देखिए, ये भारत हमारा, इधर अरावली आ गई और यहाँ से एक कर्क रेखा गुजरती है। इसी कर्क रेखा के वहाँ पे लंबवत किरणें सूर्य की पड़ती है, तो राजस्थान के यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रोशनी गर्मी पड़ती होगी। तो जब इस नदी का पानी सूख जाता होगा, तब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती थी। तो उसको बचने के लिए भी इन लोगों ने काफ़ी सारी व्यवस्थाएँ कर रखी थी। कुएँ बनाए, जल निकासी की जो प्रणालियाँ थी, हर एक बूंद को बचाना, खेती करना। इनको पता था कि हम बाद में कुछ समय के लिए खेती नहीं कर पाएँगे, तो ये एक ही साथ 2-2 फसलें उगाने लग गए थे। मतलब कि अपने खाने की फसलें भी उगाई, व्यापार करने की फसलें भी उगाई। और जब हमने इन यहाँ की सड़कों को देखा, जब मुख्य सड़कों को हमने देखा, तो वो सड़कें कोई पक्की ईंटों की नहीं बनाई गई थी, कच्ची ईंटों की बनाई गई थी। और उन सड़कों पे बार-बार लेप चढ़ाया गया, मिट्टी का लेप चढ़ाया गया था। क्यों? क्योंकि ये लोग पक्की ईंटों को वेस्ट नहीं करना चाहते थे, बल्कि उनको वहीं पे यूज़ लेना चाहते थे जहाँ पे ज़रूरत थी। इसलिए उन्होंने पक्की ईंटों का यूज़ किया कहाँ पे? जहाँ पे पानी की व्यवस्था करनी थी। स्नानागार हो गए इनके, नाल निकासी हो गई, नालियों पानी की निकासी हो गई, चाहे कुएँ बनाने के लिए हो गए, चाहे फिर अग्नि जो वेदिकाएँ होती थी, वहाँ पे पक्की ईंटों का यूज़ किया गया। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो महत्वपूर्ण हुआ करती थी, वहीं पे पक्की ईंटों का यूज़ किया गया। बाकी सब जगह इन्होंने कच्ची ईंटों का यूज़ किया। इनके जो मेन रास्ते थे, जो मुख्य सड़कें थी, वहाँ पे भी कच्ची ईंटें लगा के और उनके ऊपर मिट्टी का लेप चढ़ा दिया जाता था। हमको वहाँ पे बैलगाड़ियों के निशान मिले हैं। उन बैलगाड़ियों के निशान मिलना हमको ये बताता था कि इनका व्यापार जो होता था बैलगाड़ियों से होता था। ये लोथल तक बैलगाड़ी से अपना सामान ले जाते थे और फिर यहाँ से विदेश में अपना सामान समुद्री मार्गों से ले जाया जाता था। ये कैसे हमको पता चला? मेसोपोटामिया, ईरान, मध्य एशिया, कालीबंगा के लोगों का जो तंदूर हुआ करता, जो रोटियां बनाते थे, ये नान बनाते थे, जो चीज़ें ये बनाते थे, वही चीज़ें हमको विदेशी सभ्यताओं में मिलती है। इन लोगों की जो मुद्राएं मिली है यहाँ पे, यही मुद्राएं हमको विदेशी सभ्यताओं में मिली है। बेलनाकार मुद्राएं जो मेसोपोटामिया की हुआ करती थी, वो बेलनाकार मुद्राएं यहाँ पे कालीबंगा में हमको मिलती है। तो इतनी सारी चीज़ों एक दूसरे के पास मिलना हमको ये बताता है कि कालीबंगा सिर्फ भारत की महत्वपूर्ण सभ्यता नहीं हुआ करती थी। कालीबंगा भारत के बाहर भी विदेशों में जो माल जाता जाता था, वो सभ्यता हुआ करती थी। इन्होंने एक टेक्नोलॉजी का और इजाद किया था, काफ़ी बेहतर टेक्नोलॉजी इन्होंने बनाई। और वो टेक्नोलॉजी थी, कालीबंगा के जो लोग हुआ करते थे, वो लोग अपना सामान व्यवस्थित रूप से किसी विदेश में भी पहुंचाना था, तो उनको ये तय करना था कि ये सामान बीच में इनको इसको खोल ना लिया जाए, इसकी परख करनी थी। किसी के पास सामान पहुंच रहा है तो उस व्यक्ति को पूरा यकीन होना चाहिए कि सामान बिल्कुल असली है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब भी सामान पैक किया जाता तो उसको पूरी तरीके से बांध दिया जाता था।
जब सामान को पूरी तरीके से बांध दिया जाता था तो फिर वो सामान बिल्कुल पैक हो जाता था, बीच में से वो हिल नहीं सकता था, इतना अच्छे से उसको पैक किया जाता था। फिर उसके ऊपर कपड़ा लपेट दिया जाता था, सॉरी पहले कपड़ा लपेटा जाता था, फिर उसको काफ़ी कस के बांध दिया जाता था। उसके बाद रस्सी और कपड़े पे जो हमने बेलनाकार मोहर की बात की है, एक तो इसको लगाया जाता था और एक सपाट पत्थर, बिल्कुल सपाट पत्थर पे ये मोहरे बनाया करते थे ताकि ठप्पा काफ़ी बेहतरीन तरीके से लगाया जा सके। काफ़ी अच्छे से ये ठप्पा लगा देते थे। तो इतनी सारी शानदार उस गठरी को बांधना, फिर वहाँ पे ठप्पा लगा देना। और ठप्पा लगाने से भी पहले ये क्या करते थे कि जिसको बांधा गया उसको काफ़ी अच्छे से मिट्टी का लेप चढ़ाया जाता था उसके ऊपर, ताकि पता ना चले कि अंदर सामान क्या है। फिर उसके ऊपर एक ठप्पा लगा देते थे। तो अगर ये सामान उस मोहर के साथ किसी व्यक्ति के पास पहुंच रहा है तो ही उस सामान को सुरक्षित माना जाता था। अगर ये सामान मोहर के बिना पहुंचा है तो इस सामान को असुरक्षित मान लिया जाता था और सारी जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होती थी जो व्यक्ति सामान को ले जा रहा है। यहाँ पे भी सवाल खड़े होते हैं कि अगर बारिश आ जाए या सामान गिर जाए, टूट जाए, अगर मोहर टूट जाती है तो फिर क्या? तो यहाँ पे आप सोचिए, ये सभ्यता जो है, ये सभ्यता कुछ समय के लिए खेती करती थी, कुछ समय के लिए फिर शिल्प कलाएं बनाया करती थी, सारी चीजें बनाती थी। यहाँ पे कोई लोहा नहीं था इनके पास, यहाँ पे सिर्फ तांबा हुआ करता, जो भी काफी बाद में आया। इन लोगों को टीन खरीदना पड़ता था कांसा बनाने के लिए। कालीबंगा में काफी कम टीन मिला है, लेकिन कुछ मिला है, ठीक है। इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता हम नहीं कहते हैं, इसको ताम्र युगीन सभ्यता ही कहते हैं। तो समझना यहाँ पे, ये लोग बिना किसी लोहे के, इससे मतलब कि धारदार हथियार नहीं हुआ करते थे इनके पास, मजबूत हथियार कि अच्छे से खुदाई कर सके सारी चीजें, उसको बिना भी ये काफी बेहतरीन अपनी अर्थव्यवस्था चला रहे थे। तो इनके लिए मुश्किल था ऐसा सामान तय करना और ऐसा सामान तय करके विदेश में भेजना। अब आप सोचिए, अब आप एक नया पहलू पे देखिए जो हम आपको बताते हैं। यहाँ पे हमको तांबे का बेल मिला है। अब आप सोचिए कि एक ऐसी सभ्यता है जो व्यापार का केंद्र बनी हुई है, जिसका सामान काफी बाहर पहुंचाया जा रहा है, ठीक है। वहां पे एक तांबे का बेल हमको मिला है, तो आप सोचिए कि वो बेल कितना महत्वपूर्ण होगा इनके लिए। बेल महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि ये लोग खेती करते थे, पहियों के निशान हमको मिल गए हैं, बेल की हड्डियां हमको मिल गई है, और फिर तांबे का एक बेल हमको मिलना। तांबे का बेल मिलना एक प्रतीक था इन लोगों का, या तो खेती के लिए हो सकता है, ये सामान को इधर उधर पहुंचाने के लिए हो सकता है। खेती का मतलब कि हल चलाने के लिए हो सकता है, सामान को इधर उधर पहुंचाने के लिए हो सकता है। काफी महत्वपूर्ण हुआ करता था। अब आज के हमारे जीवन को देखिए, हम लोग वैदिक काल में जब थे, सिंधु घाटी सभ्यता का काल, मतलब आप देखना 1500 1500 ईसा पूर्व, ठीक है, से 500 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व, ये काल रहा है किसका? ये काल रहा है अपने वैदिक काल का, ठीक है, उत्तर वैदिक काल का या वैदिक काल का काल रहा है। अब आप काल को देखिए, यहीं से हमको वर्णों में जो बांटा गया था लोगों को, वो मिलता है। इससे पहले हमको सिंधु घाटी सभ्यता मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता में कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है जिसमें कहा गया हो कि महिलाएं जो है वो घरों में ही रहेगी, बल्कि वहां पे तो महिलाओं की मूर्तियां मिली है। मतलब कि हम कहते हैं एक मर्ण मूर्ति मिली है एक महिला की, ठीक है। तो एक मर्ण नग्न अवस्था में वो थी, तो वो ऐसी मूर्ति हमको मिली है। उससे हम कहते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल था वो स्त्रियों के लिए सर्वोत्तम काल था, इसीलिए हमको मातृ सत्तात्मक कह देते हैं उस सभ्यता को। अब आप सोचिए कि कालीबंगा के अंदर बेल का मिलना, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर उस मूर्ति का मिलना, ये ऐसी चीजें थी। ये किसकी ओर इशारा कर रही है? ये उसकी ओर इशारा कर रही है कि इनका व्यापार कैसा था, इनकी सोच कैसी थी इन सभ्यताओं की, और ये सभ्यताएं सर्वश्रेष्ठ क्यों थी। लेकिन बाद में कुछ लोगों के द्वारा इस पूरे पैटर्न को अंधविश्वासों में बदल दिया गया। अगर ये सभ्यताएं हमारे सामने नहीं आती तो हम कभी सोच भी नहीं पाते कि भारत के अंदर, बल्कि आप देखिए कि जब अंग्रेजों ने खुद की बड़ाई करना शुरू किया, इतने क्रूर लोग थे अंग्रेज कि आप सोच नहीं सकते हो। जब हम उनको पढ़ेंगे तो आप हिल जाओगे, पूरा सोच में पड़ जाओगे कि इतना भी बुरा कोई हो सकता है क्या। मतलब इतनी शानदार किताबें ब्रिटेन के अंदर लिखी गई, उन किताबों को पढ़ने के बाद भी अंग्रेजों ने भारत के ऊपर इतने बुरे अत्याचार किए ना, हम सोच नहीं सकते हैं। तो आप देखिए, बेल का एक व्यापार की तरफ इशारा हो रहा है,
वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में उस मूर्ति का इशारा एक महासत्तात्मक की तरह हो रहा है, लेकिन बाद में आगे चलकर उन्हीं महिलाओं को किस प्रकार उनका मतलब कि उनको एक बुराई के रूप में बता दिया गया महिलाओं को हमारे ही देश में। तो किस प्रकार पूरा पैटर्न ही पूरी कहानी बदल दी गई। और वहीं पे संज्ञान में आती है हमारी ये सभ्यताएं। ये सभ्यताएं जब हमको मिलने लगी और ये सभ्यताओं की जब खुदाई हम करने लगे, तो वो पूरा पैटर्न वापस जाली लगने लगा, हमको बुरा लगने लगा कि ऐसा तो होता ही नहीं था पहले। इन सभ्यताओं में तो कुछ अलग ही बता रखा है। तो फिर किस आधार पे हमने इन अंधविश्वासों को जन्म दे दिया और धीरे धीरे फिर हमारा पूरा पैटर्न बदलने लगा। जो सामाजिकरण जिसकी बात आज हम करते हैं, वही सामाजिकरण हमारे सामने जो आ रहा है वो इन सभ्यताओं की देन है, इनके अलावा कुछ भी नहीं है। अब सोचिए कि पहले कुछ नहीं, पहले बस एक चीज हुआ करती थी, स्त्रीकरण हुआ करता था बस। स्त्रीकरण हुआ करता था मतलब कि अमीर या गरीब हुआ करते थे, उसके अलावा इनका कोई धर्म नहीं हुआ करता था। और धर्म भी होता था तो ये भगवान को एक अच्छी तरीके से मानते थे। ऐसा नहीं है कि उनके भगवान अलग हो गए, उनके भगवान अलग हो गए, ऐसे कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिलते हमको। हमको जो भी मिला है कालीबंगा के अंदर, जब हम प्रतिष्ठान पढ़ेंगे, जब वेदिकाएं जब हम पढ़ेंगे, उन वेदिकाओं में आपको ये मिलेगा कि चाहे ऊंचा टीला हो गया, चाहे निचला टीला हो गया, वेदिकाएं समान मिल रही है हमको। चाहे एक साथ ऊंचे टीले में ज़्यादा मिल जाती है, नीचे घरों में कम मिल जाती है, मतलब हर घर में एक मिल जाती है, तो हम सामूहिक कह सकते हैं या व्यक्तिगत कह सकते हैं उसको। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि वहाँ पे वेदिकाएं सोने की बनाई गई और घरों के अंदर वेदिकाएं कच्ची ईंटों की बनाई गई। नहीं, हमको दोनों ही जगह ईंटें जो मिली है वो बिल्कुल एक समान ईंटें मिली है। तो इससे हमको पता चलता है कि वेदिकाएं जहाँ पे भी बनाई गई हो वो एक सेम वेदिकाएं थी, एक जैसी वेदिकाएं थी। इससे ये पता चलता है कि स्त्रीकरण के अलावा कोई और धर्म नहीं हुआ करता था। आज हमारे मंदिरों को देखिए, ठीक है, और आप लोगों को देखिए, वीआईपी दर्शन को देखिए, आप ये सारी चीज़ें आपके सामने हो रही है। तो उसी तरीके से, लेकिन यहाँ पे हमको ऐसे कोई साक्ष्य ही नहीं मिलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये स्त्रीकरण का मतलब यही है बस, अमीर गरीब, कोई वर्ण नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई जातियाँ नहीं। बस धर्म है तो एक है, इंसानियत इनका, उनके अलावा हमको कुछ भी नहीं मिला है। अब आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल से पहले जो सभ्यताएं हमको मिली, चाहे सिंधु घाटी हो गई, चाहे कालीबंगा हो गई, चाहे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, जो भी सभ्यताएं हमको मिल रही है, इन सभ्यताओं में इनका व्यापार और इनकी मोहरें, इनके अंदर पूजी जाने वाली चीज़ें, इनके शवाधान, इनकी जल निकासी प्रणालियाँ ये काफ़ी बेहतरीन थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकासी प्रणाली में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमारे लिए एक मैसेज था। आज भी हम हमारे सीवरेज को ठीक नहीं कर पा रहे, लेकिन इन सभ्यताओं में काफ़ी बेहतरीन तरीके से उन्होंने उस चीज़ को समझा और ठीक से काफ़ी बेहतर प्रणालियाँ इन्होंने बनाई थी। ठीक है, तो ये थी कालीबंगा सभ्यता, जिसमें काफ़ी कुछ जानकारियाँ छूट रही थी, उनको हमने आपके सामने रखा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।